जिस लड़की को मैं बचपन से तंग करता आया था वही इस दुनिया की मेन हीरोइन निकली, और वो भी मेरी जान बचाने के लिए। वैसे उससे बचने के चक्कर में मैंने अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि नए स्टूडेंट्स की वेलकम सेरेमोनी में वो फिर से मिल जाएगी। आंखों में आंसू लेकर उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं एक रोमांटिक नॉवल में रीइंकारनेट हुआ था, लेकिन मेरी बैड लक देखो, मैं यहाँ सेकंड विलन बना था। इस बॉडी का ओरिजिनल मालिक फैमिली का सबसे लाडला पोता था। एक दिन उसके दादाजी उसके लिए उसका फेवरेट केक लाए। वो उसे लेकर हीरोइन को चिढ़ाने गया, लेकिन लड़की ने गुस्से में पत्थर फेंक दिया जो सीधे उसके सिर पर लगा। आखिर में केक नीचे गिरकर पूरी तरह खराब हो गया। बस वहीं से लड़ाई शुरू हुई। ओरिजिनल मालिक ने मन ही मन बदला लेने की कसम खा ली। उसके बाद जब भी वो हीरोइन को देखता उसकी जिंदगी हेल बनाने की कोशिश करता। फिर हीरोइन गांव छोड़कर चली गई और सालों बाद दोनों यूनिवर्सिटी में दोबारा मिले। आगे चलकर ओरिजिनल मालिक ने हीरोइन को अपनी मेहनत से चमकते देखा और उसी से प्यार कर बैठा। उसने मेन हीरो और हीरोइन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने हीरोइन के खिलाफ जाल बिछाए और सारा इल्जाम मेल प्रोटैगनिस्ट पर डाल दिया। लेकिन आखिरकार दोनों को सबूत मिल गए और उसे जेल में डाल दिया गया, और एंड में वो जेल में मारा गया। मैंने अपने माथे को छुआ। अभी अभी पत्थर लगने से वहां बड़ा सा सूजन निकल आया था। जब मैंने ऊपर देखा तो दूर खड़ी नांगोंग लीनो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे कोई छोटा बीस्ट अभी हमला कर देगा। उसकी नजरों में सावधानी और दुश्मनी साफ दिख रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर 22 साल के आदमी की सोल थी। सच कहूं तो मैं किसी छोटे बच्चे को परेशान नहीं कर सकता था। मैंने जमीन से केक उठाया, उस हिस्से की क्रीम हटाई जिस पर धूल लग गई थी, और उसे 1 मीटर ऊंची दीवार पर रख दिया। ओए, मैंने आवाज लगाई। मैंने उंगली से केक की तरफ इशारा किया और बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। फिर मैं खिड़की के पीछे छिपकर उसका रिएक्शन देखने लगा। उम्मीद थी कि कम से कम इस छोटे से फेवर को याद रखेगी ताकि फ्यूचर में मुझसे पंगा न ले। स्पष्ट था कि नंगोंग लीनो ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसकी खतरनाक आंखें कुछ पल के लिए फ्रीज हो गईं। फिर छोटे जंगली जानवर की तरह वो दौड़ी, केक उठाया और भाग गई। कुछ ही सेकंड में उसकी परछाई रास्ते के आखिर में गायब हो गई। उसके बाद नंगोंग लीनो हमेशा मेरे घर के बाहर मंडराने लगी। हर बार मैं जल्दी से खाना एक बड़े कटोरे में रखकर दीवार पर छोड़ देता। मैं कभी उससे बात नहीं करता था, बस चीजें रखता, पलटता और अंदर चला जाता। दादी ने कहा, तूने उस लड़की को दौड़ाकर भगाना क्यों बंद कर दिया? मैंने गर्दन खुजलाते हुए बहाना बनाया, अरे दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए। और दादी, आप ही तो कहती थी कि उसका बाप शराबी है, उसकी केयर नहीं करता, और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। बेचारी है ना। दादी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। वो बार बार कहती रही कि मैं बड़ा और समझदार हो गया हूँ, लेकिन सच्चाई मुझे पता थी। मैं सिर्फ उसका फेवर जीतना चाहता था ताकि फ्यूचर में जब वो चमकने लगे तो मुझे पूरी तरह भूल जाए। लेकिन मेरी ये अच्छाई किसी काम नहीं आई। जो कटोरा मैं दीवार पर छोड़ता था, पहला गायब हो गया, दूसरा नाली में टूटा मिला, तीसरा सीधे मेरे आंगन में फेंका गया टुकड़ों में। मेरा पारा चढ़ गया। मैंने फिर एक कटोरा दीवार पर रखा और साथ में हरे रैपर वाली फ्रूट कैंडी भी रख दी। फिर 1 मीटर लंबी बैम्बू स्टिक उठाई और पेड़ों के पीछे छिप गया। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वो आएगी उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। आखिर मेरे घर के कटोरे पेड़ों पर तो उगते नहीं थे। इंतजार करते करते मच्छरों ने कई बार काट लिया। तभी मैंने नंगोंग लीनो को अपनी तरफ लंगड़ाते हुए आते देखा। उसका पूरा शरीर गंदगी से भरा था, लेकिन वो मिट्टी भी उसके माथे के खून वाले निशान को नहीं छिपा पा रही थी। उसकी बाह पर भी अलग अलग गहराई वाले कई स्क्रैचेस थे। जैसे ही उसने कैंडी देखी, उसका छोटा सा शरीर अचानक स्टिफ हो गया। उसके चेहरे पर शौक और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसने कैंडी को ऐसे छुआ जैसे वो कोई अनमोल ट्रेजर हो। मेरे सीने में अचानक अजीब सा दर्द उठा। उसी पल मेरा उसे डांटने का मन खत्म हो गया। मैं पेड़ के पीछे से बाहर निकला। वो डर के मारे सिर से पैर तक कांप उठी। उसकी सुनहरी आंखें बड़ी हो गईं, बिल्कुल डरे हुए पप्पी जैसी। दोबारा मेरा कटोरा मत फेंकना। खाना खत्म होने के बाद उसे वापस वहीं रख देना, समझी? मैं बैम्बू स्टिक घसीटते हुए उसके पास से गुजरा, फिर जेब से बची हुई दूसरी कैंडी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वो काफी देर तक मेरी हथेली में रखी कैंडी को घूरती रही, फिर थोड़ा झुककर मुड़ी और भाग गई। उसके नंगे पैर पत्थरों से भरे रास्ते पर पड़ रहे थे, लेकिन जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी डगमगाती परछाई जल्दी ही गायब हो गई। रात के खाने के दौरान दादाजी वापस आए और बोले कि नंगोंग लीनो को उसके बाप ने दोपहर में फिर पीटा है। सुना है कल रात उसने पानी गर्म नहीं किया था। उस हरामी ने फिर उसकी बुरी तरह धुनाई कर दी। मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक रुक गई। उसके घाव याद आते ही खाना गले में अटक गया। घर के कटोरों को बचाने के लिए मैंने उसे खाना छोटे एल्यूमिनियम कंटेनर में देना शुरू कर दिया। जब भी वो नजर नहीं आती, मैं चॉपस्टिक से कंटेनर के किनारे पर टक टक करता। कुछ देर बाद वो दूर से सिर निकालकर मुझे देखने लगती। गाइस, आईपीएल 2026 शुरू हो गया है।
मैं सारे मैचेस इस ऐप पर देख रहा हूँ, जहाँ लाइव अपडेट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न भी कर सकते हो। इस आईपीएल पर कैश प्राइजेस और एप्पल गैजेट्स के क्रेजी गिवअवेज भी चल रहे हैं। परफेक्ट चांस फोन अपग्रेड का, और नए प्लेयर्स को पहले 4 डिपॉजिट्स पर 70,000 रुपए तक बोनस मिल सकता है। बस प्रोमो कोड एरो100 यूज करना, लिंक नीचे कमेंट्स में है, जाओ चेक करो। उसकी गोल काली आंखें उसके गंदे चेहरे पर अलग ही चमकती थीं। उनमें सावधानी और डिस्ट्रस्ट छिपा रहता, लेकिन साथ ही हल्की सी उम्मीद भी। मैं हमेशा उसके कंटेनर में एक्स्ट्रा मिल्क कैंडी रख देता। मेरे पेरेंट्स शहर में छोटा बिजनेस चलाते हैं। मैं गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। प्राइमरी स्कूल खत्म होने के बाद मैं सिटी जाकर मिडिल स्कूल में पढ़ूंगा, और नांगोंग जो मुझसे 3 साल छोटी है, उसे भी सेमेस्टर गांव के स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए टीचर ने मना लिया था। देशभक्ति वाले त्योहारों की छुट्टियां पूरे 7 दिन चली, और मैंने उसे पूरे 7 दिन तक खाना खिलाया। शुरुआत में वो मेरा कंटेनर फेंक देती थी, फिर बाद में कंटेनर और चॉपस्टिक्स वापस आंगन में उछालने लगी, और अब हाल ये था कि वो कंटेनर और चॉपस्टिक्स को इतना साफ करके लौटाती थी कि चमकने लगते थे। फिर उन्हें मेरे घर की दीवार पर उसी जगह रख देती थी। लेकिन उसकी ये अच्छी आदत ज्यादा दिन नहीं चली। ब्रेकफास्ट स्टॉल वाली आंटी ने अभी मुझे बंद दिया ही था कि नंगोंग लिनो ने उसे झपटकर छीन लिया, और ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो, कुछ ही सेकंड में गायब। मेरे पास दोबारा पैसे देकर दूसरा ब्रेड खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं क्लासरूम लौटा तो मेरी क्लास के लड़के बहुत शोर मचा रहे थे। मेरा जमा हुआ गुस्सा उसी पल फट पड़ा। मैंने जोर से किताब टीचर की डेस्क पर पटकी। धड़ाम की आवाज के साथ पूरा क्लास तुरंत शांत हो गया। गुस्से भरे चेहरे के साथ मैंने उन लड़कों को अच्छी तरह डांटा जो रिसेस में मस्ती कर रहे थे। दूसरे पीरियड के बाद एक्सरसाइजेस करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी। स्टेज से नीचे देखते हुए मेरी नजर फर्स्ट ईयर सेक्शन की लेफ्ट साइड में खड़ी नंगोंग लिनो पर पड़ी। एक टीचर उसे डांट रहा थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे लकड़ी का तख्ता। उसकी नजर जमीन पर टिकी थी, और वो अपना बायां पैर दाएं पैर से रगड़ रही थी, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। स्कूल स्टूडेंट्स को फ्री न्यूट्रिशियस लंच देता था। टेस्ट खास नहीं होता था, लेकिन कम से कम पेट भर जाता था। लेकिन नंगोंग लिनो हमेशा 3 बड़े कटोरे खा जाती थी। ऐसे खाना मुंह में ठूंसती जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली हो। हर निवाले के साथ अपना मुंह पूरी तरह भर लेती। उस दिन मैंने क्लासरूम लॉक किया और सीढ़ियां उतर ही रहा था कि तभी कुछ सीनियर लड़के तेजी से भागते हुए दिखे। उनमें से कुछ लोग नंगोंग लिनो को उठाकर ले जा रहे थे। मैं वहीं खड़ा रह गया और लंबी सांस ली, फिर पलटकर ऊपर गया और 6th ग्रेड टीचर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया ताकि उनकी शिकायत कर सकूं। जब तक टीचर हमें लेकर उसे ढूंढने पहुंचे, तब तक वो लोग नंगोंग लिनो को सड़क किनारे कीचड़ वाले गड्ढे में फेंक चुके थे। वो सिर से पैर तक मिट्टी में सनी हुई थी। बस उसकी आंखें दिख रही थीं, इतनी ठंडी कि खून जमा दें। उन आंखों में पागलपन भरा तेज गुस्सा छिपा था। वो कीचड़ के कोने में अकेली बैठी थी, छोटी और पूरी तरह अकेली। ओरिजिनल नॉवल में जब असली विलन ये सीन देखता था तो वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाता, उस पर पानी डालता और मिट्टी फेंकता। लेकिन मैं अलग था। मैं उसके पास गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चलो। वो कीचड़ में ही बैठी रही, बिल्कुल हिले बिना, ठंडी नजरों से मुझे घूरती हुई। मैंने थोड़ा सोचा, फिर जेब से कैंडी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे हिली। उसकी काली पुतलियों में कैंडी का रिफ्लेक्शन आया, और साथ में हल्की सी कमजोरी भी। मैंने कैंडी और पास कर दी। कई कोशिशों के बाद वो आखिरकार लड़खड़ाते हुए कीचड़ से उठी, धीरे धीरे चलकर मेरे सामने आ गई और अपनी मिट्टी से भरी हथेली कैंडी लेने के लिए बढ़ाई। लेकिन मैंने कैंडी पीछे खींच ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के पानी भरे गड्ढे में धोने लगा। उसका हाथ बहुत पतला और छोटा था। हड्डियां इतनी साफ महसूस हो रही थीं कि मेरी हथेली तक दुखने लगी। उसके हाथ से मिट्टी साफ करते हुए मेरे सीने में अजीब भारीपन महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा, पहले मिट्टी साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो कैंडी गंदी हो जाएगी। आखिर में टीचर ने भौहें सिकोड़ते हुए मुझसे कहा कि नंगोंग लिनो को उसके घर छोड़ाऊं। मैंने कहा, टीचर, उसका बाप गांव का शराबी है, नशे में लोगों को मारता है। पहले बाकी बच्चों के पेरेंट्स से बात करना बेटर होगा। आखिर में एक लड़के की मां नंगोंग लिनो को अपने घर ले गई। उसने उसे नहलाया और पुराने कपड़े पहनाए। तभी मैंने पहली बार उसका असली चेहरा देखा। उसका चेहरा पतला और सुंदर था, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत गोरी स्किन। बस वो बहुत दुबली थी, वरना बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी। आखिर नोवेल की प्रोटैगनिस्ट जो थी, वो अपनी पुरानी स्कूल बैग लेकर मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं रुका और पलटकर उसकी तरफ देखा। सुबह मेरा लंच छीनना मुझे पसंद नहीं आया। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो सच में मारूंगा। उसने मुझे नफरत भरी नजर से देखा और भाग गई। मैंने पीछे से चिल्लाकर कहा, कैंडी, और वो तुरंत वापस दौड़ती हुई आई। कैंडी छीनी और फिर भाग गई। अगले कुछ दिनों तक नंगोंग लिनो मेरे घर के पास नहीं आई। जो खाना मैं दीवार पर छोड़ता वो वहीं पड़ा पड़ा मक्खियों से भर जाता। कोई उसे छूता तक नहीं था। मैं सोचने लगा कि शायद मेरी मारने वाली धमकी की वजह से वो मुझसे नाराज है। एक दिन गांव के रास्ते में मेरी मुलाकात नंगोंग लिनो से हुई। एक छोटे बिल्ली के बच्चे को मोटरसाइकिल ने कुचल दिया था।
वो खून उगल रहा था और लगातार तड़प रहा था। स्पष्ट था कि वो बचने वाला नहीं था। नंगोंग लिनो उसके पास गई। उसने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे से सिर, फिर एक तेज झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बिना सोचे एक कदम पीछे हट गया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ ठंडी बेरुखी। लेकिन उसने और कुछ नहीं किया। वो बस मरे हुए बिल्ली के बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर पास के जंगल की तरफ चली गई। वहां उसने एक गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। तभी अचानक मुझे समझ आया कि उसने क्या किया था। उस बिल्ली के बच्चे को तड़प तड़प कर मरने देने से बेहतर था कि उसका दर्द एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो अभी 7 साल की भी नहीं थी। आखिर उसने कैसी जिंदगी जी होगी जो उसका दिल इतना बेरहम बन गया। मैंने अपने बैग से एक लंच बॉक्स निकाला और उसे आवाज दी, नांगोंग, ये लंच बॉक्स स्कूल में तुम्हारे लिए है। दोपहर को खाना खत्म करने के बाद इसमें एक और सर्विंग भर लेना ताकि घर ले जा सको। वो बस मुझे घूरती रही। साफ सुथरा रहना जरूरी है, कपड़े बदलना और रेगुलरली नहाना भी। मेरे गले में अजीब सा भारीपन आ गया। मैंने उसका छोटा सा गंदा हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे घर। घर पहुंचकर मैंने सारी बात दादा दादी को समझाई। फिर मैं अपनी पुरानी चीजों में से बचपन के साफ कपड़े ढूंढने लगा, उन्हें उसकी स्कूल बैग में रखा और बाहर एक बड़ी टब जैसी बाल्टी ले आया। फिर स्टेप बाय स्टेप उसे सिखाया कि कपड़े कैसे भिगोते हैं, कैसे रगड़ कर धोते हैं, कैसे रिंस करते हैं और कैसे सुखाने के लिए टांगते हैं। वो हर बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब दादा दादी खाना बना चुके तो उन्होंने उसे अंदर आकर खाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा खाना एक छोटे एल्यूमिनियम कंटेनर में डाला और उसे दे दिया। वो मेरे घर के दरवाजे पर उकड़ू बैठ गई और बिना एक भी टुकड़ा छोड़े सब खा गई। कुछ समय बाद मैंने स्कूल में देखा कि नंगोंग लिनो का बाप उसे पीट रहा था। वो बस कोने में सिकुड़ कर बैठी रही, न खुद को बचाया न शिकायत की। टीचर उस आदमी को शांत नहीं कर पा रहे थे। मैं बस उसे चिल्लाते हुए सुन पा रहा था कि उसने किसी के कपड़े टांगने वाले हैंगर और वॉशिंग पाउडर चुरा लिए थे। उसी पल मेरा खून खौल उठा। उसने वो चीजें सिर्फ इसलिए चुराई थीं क्योंकि मैंने उसे कपड़े धोना सिखाया था। मैंने मुट्ठियां भींच लीं, फिर इंतजार किया कि वो शराबी सीढ़ियों के पास पहुंचे और अचानक मैं दौड़ता हुआ उसकी पीठ से टकरा गया। ऐसे एक्टिंग की जैसे मैं जल्दी में बाथरूम जा रहा था और बार बार माफी मांगने लगा कि ध्यान नहीं दिया। स्कूल से लौटने के बाद मैंने घर से कुछ साफ हैंगर्स और वॉशिंग पाउडर इकट्ठा किया और उन्हें दीवार पर रख दिया। नंगोंग, उसने दीवार के पीछे से सिर बाहर निकाला। मैंने चीजों की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें ले जाओ। उसने बाल धो लिए थे और वही अल्ट्रामैन वाली स्वेटशर्ट पहन रखी थी जो मैंने उसे दी थी। पूरी तरह साफ सुथरी लग रही थी। मैंने उसके कानों के पीछे और गर्दन को छूकर कहा, जब चेहरा धो या नहाओ तो इन जगहों को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। उसने चुपचाप सिर हिलाया। मैंने उसे एक कैंडी दी और थोड़ा नरम होकर पूछा, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है? उसने सिर झुकाकर ना में सिर हिलाया, लेकिन फिर भी सीधी खड़ी रही। मैंने धीरे से फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह दादी ने उबले हुए शकरकंद एक थैली में रखे और मुझे दिए ताकि मैं नंगोंग लिनो को दे दूं। वो काफी देर तक चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। दादी मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। स्कूल में रिसेस के दौरान मैंने उसे फिर देखा। टीचर ने उसे क्लासरूम के दरवाजे पर रोक रखा था और डांट रही थी। सख्त आवाज में पूछ रही थी कि वो होमवर्क क्यों नहीं करती, लेकिन वो बस खंभे की तरह खड़ी रही, चुपचाप। आखिरकार मेरा दिल नहीं माना। जब दादी खेत में कैबेज लगा रही थी तो मैंने नंगोंग लिनो को बुलाया ताकि वो देखकर सीख सके। अगर तुम ये सीख गई तो अपने घर में खुद सब्जियां उगा पाओगी, फिर तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वो आखिर तक बहुत ध्यान से सब देखती रही। मैंने उसे खाने की एक प्लेट दी और उसकी पॉकेट में कैबेज सीड्स का छोटा पैकेट रख दिया। इन्हें मिट्टी में बो देना, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। जब वो जा रही थी तो मैं खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया, और हाँ, होमवर्क करना मत भूलना। धीरे धीरे मेरी और नंगोंग लिनो की एक रूटीन बन गई। हर सुबह वो मेरे घर आकर थोड़ा ब्रेकफास्ट करती, फिर मेरे पीछे पीछे स्कूल जाती। क्लासेस खत्म होने के बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठकर होमवर्क करती, फिर मेरा इंतजार करती और मेरे पीछे पीछे वापस घर आती। कुछ क्लासमेट्स मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वो मेरी छोटी टेल है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन किसी ने उस पर मिट्टी का ढेला फेंक दिया। वो पागलों की तरह उस लड़के पर टूट पड़ी जो उससे आधा सिर लंबा था। उसे जमीन पर गिराकर मारने लगी। मैंने उसे खींचकर अलग किया और डांटना शुरू किया, लेकिन उसने बस धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। मैं कुछ पल के लिए वहीं जम गया, फिर उसके कपड़ों से मिट्टी साफ करते हुए बोला, अगर कपड़े गंदे हो जाए तो बस धो लिए जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें चोट लग गई तो दर्द होगा, ताकि कोई उसे दोबारा परेशान न करे। मैंने उससे कहा कि क्लासेस के बाद टीचर्स ऑफिस में मेरा इंतजार किया करे ताकि हम साथ घर जा सकें। ऑटम हार्वेस्ट के दौरान मैं दादा दादी के साथ खेत में शकरकंद निकालने में मदद कर रहा था। मैंने ऊपर देखा तो दूर नंगोंग लिनो चुपचाप खड़ी हमें देख रही थी। मैं दौड़कर घर गया और एक छोटी थैली लेकर आया। उसे देते हुए कहा,
100 तक गिनो, फिर आकर हमारी मदद करना। दादा दादी मेरी मंशा समझ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने भी उसे मदद के लिए बुलाया। वो वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। शायद पहली बार किसी ने उस पर तरस खाए बिना उससे अच्छा व्यवहार किया था। वो काफी देर तक हिली तक नहीं, जब तक मैंने दोबारा नहीं कहा। तब वो झुक गई और हमारे साथ पूरी मेहनत से शकरकंद जमा करने लगी। कुछ समय बाद उसकी लगाई हुई कैबेज उगाई। पूरा छोटा खेत चमकीले हरे रंग से भर गया। दूसरों की नकल करते हुए उसने लकड़ियों से अपनी छोटी सब्जी वाली जगह को घेर दिया ताकि मुर्गियां और बत्तखें उसे खराब ना करें। मैं उसकी छोटी खेती देखने गया और दिल से उसकी तारीफ की। तुम्हारी कैबेज तो बहुत अच्छी बढ़ रही है। दादी ने मुझसे कहा कि मैं उसे मूली और पत्ता गोभी के कुछ पौधे दे आऊं। उसने पौधे लिए, फिर काफी देर हिचकिचाने के बाद मुड़ी और अपने घर भाग गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में साफ पानी से भरा कटोरा था। धीमी आवाज में उसने कहा। मैंने कटोरा और जग धो दिया। मैं मुस्कुराया और उसके बाल उलझा दिए ताकि उसे समझ आ जाए कि सब ठीक है। फिर मैंने कटोरा लिया और पानी पी गया। अभी मैंने कटोरा मेज पर रखा ही था, तभी उसका शराबी बाप दरवाजे से बाहर निकला। नंगोंग लीनो तुरंत पलटी और अपने छोटे से शरीर को फैलाकर मेरे सामने खड़ी हो गई, मुझे बचाने के लिए। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो उस आदमी से बेहद डरती थी, फिर भी उसका पहला इंस्टिंक्ट मुझे प्रोटेक्ट करना था। मैंने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी, उसके बाप को पोलाइटली ग्रीट किया, फिर नंगोंग लीनो से अपना ध्यान रखने को कहा और वहां से चला गया। एक दिन नंगोंग लीनो की टीचर ने मुझे ऑफिस में बुलाया। कारण था, उसने किसी से लड़ाई की थी। टीचर ने मुझे जमकर डांटा और कहा कि मैं उसे कंट्रोल में रखूं। मैंने सीधे जवाब दिया, मैम, मैं उसका गार्डियन नहीं हूं, इसलिए आपका लेक्चर सुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बस उसी गांव का उसका दोस्त हूं, बस। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो नंगोंग लीनो दरवाजे पर एबंडेंट पप्पी की तरह खड़ी थी, थोड़ी नाराज, थोड़ी हर्ट। मैंने उसके सिर पर हल्का सा नोक मारा और डांटते हुए कहा, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी। अभी जाओ और अपने क्लासमेट से माफी मांगो, वरना दोबारा मुझसे बात मत करना। उसने मेरी तरफ देखा और तोप के गोले की तरह ऑफिस के अंदर भागी। वो दूसरे बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गई और जोर से चिल्लाई, सॉरी। ऑफिस में मौजूद सब लोग जम गए और मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। ये बच्ची सच में मानती थी कि माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठना जरूरी होता है। घर लौटते वक्त मैं उसे लगातार समझाता रहा कि असली अपोलॉजी दिल से होनी चाहिए और किसी के सामने ऐसे घुटनों पर नहीं गिरना चाहिए। जब मैं लगातार बोलता जा रहा था, वो सिर उठाकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और आधे चांद की तरह मुड़ी हुई थीं। उसका पूरा चेहरा खुशी से भरा था। सेमेस्टर खत्म होने के बाद जब हम पढ़ रहे थे, तब मैंने गलती से नंगोंग लीनो का लैंग्वेज टेस्ट देख लिया। उस पर लाल रंग में लिखा हुआ 18 देखकर मेरी आंखें दुखने लगीं। नोवेल में तो हीरोइन जीनियस थी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पहली क्लास के लैंग्वेज सब्जेक्ट में कोई 18 कैसे ला सकता है। मैंने उससे मैथ पेपर दिखाने को कहा। वो मन मारकर ले आई। उसमें 83 मार्क्स थे। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कमजोर थी। फाइनल एग्जाम्स में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, इसलिए मैंने उससे कहा कि वीकेंड पर मेरे घर आए ताकि पेपर दोबारा सॉल्व करे और जो समझ ना आए वो मैं समझा दूं। मुझे लगा था कि ये मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मैनेजेबल रहेगा। लेकिन असलियत में ये सूरज को हाथ से ढकने जैसा था। उसे ये भी समझ नहीं आता था, वो भी नहीं। मैंने एक सिंपल याद करने वाला सवाल लाख बार समझाया, फिर भी वो गलत कर देती। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि 2 दिन तक उसे पढ़ने आने ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नर्व्स शांत करने की मेडिसिन चाहिए। जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे और नंगोंग लीनो के लैंग्वेज में 45 और मैथ में 85 आए। उसने काफी इंप्रूवमेंट की थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे पढ़ाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जारी रखी। विंटर वेकेशन में वो बहुत तेजी से सीखने लगी। बस लैंग्वेज सब्जेक्ट में कभी कभी अटक जाती थी, बाकी सब पहली बार में समझ जाती। मेरे पेरेंट्स मुझे नए साल पर शहर ले जाने वापस आए। वहां से मैं उसके लिए एक्सरसाइज नोटबुक्स, हैंड राइटिंग बुक्स और रेफरेंस बुक्स लाया। मैंने पूरी छुट्टियों का होमवर्क उसे देकर रखा। जब मैं जा रहा था, वो सड़क के किनारे खड़ी थी, अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसके सिर पर हल्की थपकी दी और मुस्कुराकर कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और जब लौटूंगा तो तुम्हारे लिए कैंडीज और टॉयज लाऊंगा। जब तक तुम ये नोटबुक्स खत्म करोगी, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। उसने सिर हिलाया और वहीं खड़ी रही। वो तब तक मेरी कार को देखती रही जब तक वो नजरों से गायब नहीं हो गई। एक कदम भी नहीं हिली। न्यू ईयर से पहले मैं पेरेंट्स के साथ गांव वापस लौटा और नांगोंग लीनो के लिए फायरवर्क्स, एक स्पिनिंग टॉप और नए शूज लाया। मैंने उसे बॉक्स दिया। वो काफी देर तक उसे पकड़े खड़ी रही, बिना हिले। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें लाल थीं और वो रोने वाली लग रही थी। उसकी छोटी नाक भी लाल हो गई थी। मैंने उसके बाल उलझाते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर। नांगोंग लीनो ने होंठ भींचे और बोली, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। उसने मेरे दिल को पूरी तरह हिला दिया। मेरे अंदर सॉफ्टनेस और उदासी दोनों एक साथ भर गए। न्यू ईयर वाले दिन मैं उसे अपने कजन और गांव के बाकी बच्चों के साथ लैंटर्न लेकर घर घर न्यू ईयर विशेष देने ले गया। जब हम लौटे
तो हमारी पॉकेट्स कैंडीज और गिफ्ट मनी से भरी हुई थी। मैंने अपना सारा हिस्सा उसे दे दिया और कहा कि घर जाकर अच्छे से न्यू ईयर एंजॉय करे। घर लौटने पर मेरा 4 साल का कज़न बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगा और बोला, अरे भैया, मेरी बहन कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा ना बुलाऊं, तो फिर तुम्हें क्या बोलूं। मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर मुझे एक साथ हंसी और गुस्सा दोनों आ गए। ये छोटी शैतान, मैं मन ही मन बड़बड़ाया। नए साल पर भी झगड़ा ढूंढ रही है। समय उड़ता चला गया। नंगोंग लिनो ने कभी नए शूज पहनने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसमें जबरदस्त बदलाव आ गया था। उसके ग्रेड्स आसमान छूने लगे। फाइनल एग्जाम्स में उसने सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लिए और सेकंड ग्रेड में पहुंचते ही क्लास मॉनिटर बन गई। उसके कपड़े पुराने जरूर थे, लेकिन हमेशा बिल्कुल साफ रहते थे। जब वो 3rd ग्रेड में थी, उसकी टीचर एक दिन मुझसे मिली। उन्होंने बताया कि नंगोंग लिनो ने फ्रेंड नाम की एक ऐसे लिखी थी और वो पूरी ऐसे मेरे बारे में थी। टीचर ने कहा कि उसे पढ़कर कई टीचर्स रो पड़े थे, लेकिन नांगोंग लिनो ने उसे क्लास में एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल नहीं करने दिया, क्योंकि उसे डर था कि कोई और मुझे उसका भाई बनाकर उससे छीन ना ले। मैं हमेशा सोचता था कि जैसे ही उसकी असली माँ उसे लेने आएगी, सब ठीक हो जाएगा। चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने की 28वीं रात उसने नांगोंग लिनो के हाथ बांधे और उसे बीम से लटकाकर पीटा। जब तक पड़ोसी पहुंचे, वो बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी 2 पसलियां टूट चुकी थीं, पिंडली में फ्रैक्चर था, दोनों हाथ डिसलोकेट हो चुके थे और अंदरूनी ब्लीडिंग भी हल्की थी। चाइनीज न्यू ईयर की रात मैं उसे हॉस्पिटल में देखने गया। वो हॉस्पिटल बेड पर बैठी थी, सुन्न खोई हुई, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में धीरे धीरे थोड़ी चमक वापस आ गई। मैं उसके पास गया, सावधानी से उसे गले लगाया और धीरे से दिलासा देते हुए कहा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो न्यू ईयर पर हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उसके लिए नए कपड़े और नए शूज खरीदे। स्नैक्स और लकी मनी भी लाकर उसके बेड के पास रख दिए। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे देखा और बस इतना कहा, थैंक यू। कुछ ही समय बाद नंगोंग लिनो की बायोलॉजिकल मदर हॉस्पिटल आई और उसे अपने साथ ले गई। मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा उनकी कार को दूर जाते हुए देखता रहा। मेरे दिल में राहत भी थी और एक खालीपन भी। नंगोंग लिनो, उम्मीद करता हूं अगली बार जब हम मिले, तब तक तुम्हें खुशी मिल चुकी हो। पलक झपकते ही 10 साल गुजर गए। मैं कुनान यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया और 3rd ईयर स्टूडेंट बन गया। वेलकम सेरेमनी वाले दिन धूप जानलेवा थी। मैं और मेरी रूममेट लाइन में खड़े खड़े इस हरामी गर्मी को कोस रहे थे। तभी स्टेज से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अब नेशनल स्कॉलरशिप लेने के लिए स्टेज पर आएंगी नंगोंग लिनो। हेलो एवरीवन, मैं 1st ईयर रिप्रेजेंटेटिव नांगोंग लिनो हूँ। मैं वहीं जम गया। मैंने झटके से स्टेज की तरफ देखा। धूप के नीचे सफेद ड्रेस पहने वो लड़की चमक रही थी। वो वही नंगोंग लिनो थी जिसे मैंने 10 साल पहले छोड़ा था, लेकिन ओरिजिनल नॉवल की कहानी के हिसाब से उसे हिंगबे यूनिवर्सिटी में मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ होना चाहिए था और वो मुझसे 3 साल छोटी थी, इसलिए उसे अभी हाई स्कूल में होना चाहिए था। मैंने कैंपस फोरम्स और रूममेट की बातें सुन सुनकर उसकी फोटोज और वीडियोस काउंटलेस बार देखी थी। वो पूरे यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस गॉडेस बन चुकी थी, लेकिन लगता था वो अब मुझे पहचानती ही नहीं थी। एक दिन कैफेटेरिया में हमारी मुलाकात हुई। वो मेरी तरफ चली, लेकिन बिना देखे मेरे पास से निकल गई। एक पल